हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एचटेट में पीआरटी यानी कि लेवल 1 2023 का जो पेपर था उसको आज हम उसकी आंसर की और उसको एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह इसका सही आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विराम विधि के महत्व में इंगित नहीं करता? तो हमें खास तौर पर यह ध्यान रखना नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर होगा स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते। ठीक है, स्मृति जो चिन्ह है वो समेकित नहीं होते। प्रश्न नंबर 3, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा जो बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है, सृजनशील क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। ठीक है, दूसरों के विचारों को जो फॉलो करने के लिए जोर दिया जाता है वो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको क्षमता को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता? जो अर्जित प्रेरक होते हैं उसके बारे में सही व्याख्या नहीं करता। तो ये है वे सार्विक होते हैं यानी कि दे आर यूनिवर्सल। तो इसका ये सही उत्तर बिल्कुल सही है। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने की यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा थर्नडाइक। ठीक है, थर्नडाइक के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। प्रश्न नंबर 6, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? तो कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? तो कौन कौन सा नहीं है? ब्रेल लिपि और गामक, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी और डी। ठीक है, सी और डी इसका सही आंसर होगा, सी और डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधानुसार कई भागों में बांटकर सीखता है। ये सीखने की कौन सी विधि है? जब वो बच्चा किसी पाठ को एक साथ पढ़ता है तो अविराम, और जब रुक रुक के पढ़ता है तो अंश विधि। ठीक है, पार्ट मेथड बोलते हैं उसको, पार्ट मेथड यानी कि अंश विधि। जब भी कोई हम चैप्टर उसको टुकड़ों में पढ़ते हैं तो उसको पार्ट मेथड या अंश विधि के नाम से जाना जाता है। विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ए बी सी डी। ए बी सी डी, संवेदी शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण, सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर साथी शिक्षण और दल शिक्षण, टर्म टीचिंग। ठीक है, तो ए बी सी डी इसका जो सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, किस अधिगम नियोगिता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिसलेक्सिया। ठीक है साथियों, ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, कुछ बच्चों में समय के अनुसार इसमें सुधार आ जाता है। डिसलेक्सिया भाषा और वर्तनी दोनों से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का संप्रत्यय प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका पियाजे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है? ठीक है, वो कहलाता है फॉर्मेटिव असिस्मेंट या निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। इसका ये आंसर सही होगा, निर्माणात्मक और रचनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो एक आंतरिक होता है, एक बाह्य अभिप्रेरक होता है। दो प्रकार का अभिप्रेरक होते हैं, तो इनमें से बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विश्राम, यानी कि रेस्ट एक बाह्य अभिप्रेरक
नहीं है। अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि, ठीक है, ये सभी बाह्य अभिप्रेरक हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो दिया था बीने ने, ठीक है, बीने द्वारा दिया गया। गैने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा, किस पर गैने ने 8 प्रकार के अधिगम दिए थे, ठीक है, उसमें से अधिगम आवश्यकता के लिए किस प्रकार की अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा नियम अधिगम, यानी कि रूल लर्निंग, ठीक है। इन्होंने चेन लर्निंग दिया था, यानी कि श्रृंखला दिया था, संकेत दिया था और विभेदन दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? क्योंकि बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक, ठीक है। अशाब्दिक कौन सा है? तो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्री सेज परीक्षण ये अशाब्दिक है, ठीक है। ये कैसा है? ये साथियों अशाब्दिक है। वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्यू की ओर निर्देशित कर होता है, जो स्यू के लिए होता है, क्या कहलाता है? जब इंसान खुद से ही बातें करता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये वो करना है, अपने अंदर ही अंदर बातें करता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी भाषण। 3 प्रकार के उन्होंने दिए थे, एक दिया था निजी भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच। कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? तो ये पूछ रहा नहीं, ये हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, उत्तर में हाँ दे रखा है या नहीं। तो इसका होगा लेक्चरर, ठीक है। लेक्चर जो भाषण होते हैं वो पद्धति वो प्रगतिशील शिक्षा में नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं है। टीचिंग जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती है उसमें ये लेक्चर हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वांछनुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 18 का वो होगा अभिवृत्ति, ठीक है। क्या होगा? अभिवृत्ति, ठीक है, एटीट्यूड। थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया? ठीक है, किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया? थॉर्नडाइक के जो बिल्ली पर प्रयोग किया था उसमें जो अभिप्रेरक यूज किया था वो था जैविक, क्योंकि भूख कैसी हमारी जैविक अभिप्रेरक है, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसके लिए कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? एसिलरेशन, ठीक है, एसिलरेशन यानी कि त्वरण, कि बच्चा खुद को एसिलेट कर पाए, अपने हिसाब से अपने आप को चला पाए। अगर वो तेज़ है तो एक दिन में 2 पाठ कर रहा है तो उसको 2 पाठ करने दो, ठीक है, वो होता है एसिलरेशन, अपने हिसाब से बच्चे को चलने देना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म यानी कि अहकेंद्रितता। ये सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। कोऑपरेशन, सिंपैथी, एम्पैथी ये सारी सामाजिक व्यवहार में आते हैं, बट जो ईगो होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, बच्चा अपना आप को ही सेंटर में रख के सोचता है, वो सामाजिक व्यवहार में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? ठीक है, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें से कौन सा एक, इनमें से कौन सा एक रूप नहीं है? तो 22 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा प्रत्यय अभिज्ञानात्मक, ठीक है, प्रत्यय अभिज्ञानात्मक ये उसका प्रकार नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ये तीनों प्रकार हैं, बट प्रत्यय अभिज्ञानात्मक ये कि इसका प्रकार नहीं है। पेवलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? ठीक है, पेवलोव का जो अधिगम का सिद्धांत का आधार है वो किस प्रकार का सीखना है? तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर होगा अनुबंधित, ठीक है। पेवलोव ने कंडीशनल लर्निंग दी थी, ठीक है, कौन सी दी थी? कंडीशनल लर्निंग। इसका जो सही आंसर होगा कंडीशनल लर्निंग, अनुबंधित।
समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेपीडी, ये संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेपीडी भी बोल देते हैं। इसका है वाइगोत्स्की। क्या बोलता है वाइगोत्स्की? जेपीडी होता क्या है? जब हम किसी को थोड़ी मदद देते हैं और फिर अपने आप वो चीज़ें चलने लग जाता है। मान के चलो एक बच्चा साइकिल चला रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। एक बच्चा साइकिल सीख रहा है, ठीक है, साइकिल बच्चा सीख रहा है। तो अब जो यहाँ बैठा है जो सीख रहा है, पीछे से एक उसका भाई या पेरेंट्स कोई भी उसको थोड़ा पकड़ कर चलना सिखाता है और थोड़ी दूर बाद वो छोड़ देता है। जब इसने ये जो हेल्प करी है, इसी को बोलते हैं, जहाँ तक बच्चा सीख सकता है उसको जेपीडी बोलते हैं, और जो ये मदद करी उसको पार्ड बोलते हैं, ठीक है, मचान बोलते हैं। तो इस तरीके का ये है। तो ये सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। निम्नलिखित, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि पेपर है पूरा, लंबा समय हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ इसको खाली डिस्कस बाद में कर लेंगे हम टॉपिक वाइज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वो है थकान। ठीक है, जो अभ्यास, इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा, ये पॉजिटिव रूप से यानी कि सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। थकान आदमी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब एक बच्चा का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित हो, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है? ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था कोहलबर्ग ने। किसने? कोहलबर्ग ने। तो इसका जो आंसर होगा अच्छे अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत। ठीक है, गुड रिलेशनशिप। ठीक है, गुड रिलेशनशिप इसका सही आंसर होगा। विकास की प्रक्रिया कहाँ से चल जाती है? तो विकास की प्रक्रिया वोम टू टूम चलती है, जन्म से जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, कब से? जन्म से मृत्यु तक इसकी जो प्रक्रिया है वो चलती है। देखो, जो इसका हम गर्भाधान से भी मृत्यु तक भी हम इसका बिल्कुल सही आंसर मान सकते हैं। ये भी इसका सही आंसर है। बट जो HBSC ने माना है वो माना है जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, नहीं तो गर्भाधान, जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसका विकास आरंभ हो जाता है और उसका विकास कब्र तक चलता है। इसलिए बोलते हैं वूम टू टूम्ब चलता है, वूम टू टूम्ब चलता है, गर्भ से कब्र तक ये विकास चलता है। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, जो प्रतिनिधित्व करता है वो किसका करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा एवरेज बच्चे का, यानी कि औसत जो बच्चा है उसका बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा संक्रमण आयु। ठीक है, संक्रमण आयु इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से विकास करता है। कोई 2 साल में बोलना सीख जाता है, कोई 1.5 साल में, और कोई 3 साल में। इसी प्रकार बच्चा कोई 2 पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाता है, कुछ थोड़ा लेट खड़ा होते हैं। तो विकास की जो विकास है जो बच्चों का वो अलग अलग साथ चलता है, एक साथ नहीं चलता। अब साइकिल हो गए, अब हम पार्ट टू देख लेते हैं इसका। किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो किस प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा पूजित। ठीक है, पूजित इसका सही आंसर होगा। किस विकल्प में क्षमा समा शब्द युगम का क्रम सही अर्थ है? तो इनका जो सही अर्थ है वो है माफ़ी। क्षमा का मतलब है माफ़ी और क्षमा एक मतलब है पृथ्वी। ठीक है, याद रखना, पृथ्वी। तत्पुरुष समास का कौन सा युगम असंगत है? तो तत्पुरुष समास का कौन सा युगम असंगत है? तो इसका होगा तुलसीकृत संबंध तत्पुरुष। इसका ये सही आंसर होगा। किस विकल्प का संबंध मछली का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, 3 इसमें से मछली के पर्यायवाची हैं, 1 इसमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो मछली का पर्यायवाची नहीं है वो होगा साथियों हमारा
मकरी, ठीक है, मकरी इसका पर्यायवाची नहीं है। अब देख लेते हैं हम एक बार इधर और। प्रश्न नंबर 35, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है? जो कौन दवा पिलाता है? कंपाउंडर, ठीक है। तो ये हो गया साथियों प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया इसका सही आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि कंपाउंडर दवा पिला रहा है तो प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म इसमें संगत नहीं है? तो ये नासिक वर्ण नहीं है, ठीक है, ये नासिक वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो गुणवाचक जो विशेषण है कौन सा इनमें से उसका उदाहरण नहीं है? तो इसका जो है आधा, ठीक है, आधा गुण नहीं है। अच्छा बुरा लाल ये सारे गुण हैं, तो आधा गुण नहीं है, आधा संख्या में आएगा। किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है? किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है? शब्द तद्भव और तत्सम होते हैं, तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है? तो बयार और काज, ठीक है, जिसमें आधी चीज़ आ जाती है वो सारे, जैसे कर्ण में आधा के जहाँ ये आ जाए ये तो इसमें सारे ही तत्सम होते हैं, जहाँ आधे से आ जाए या छः आ जाए ये तत्सम होते हैं, ठीक है। इसमें तत्सम नहीं है, बयार और काज इसमें तत्सम नहीं है। प्रश्न नंबर 39, दूसरे के काम में दखल करना, वाक्यांश के लिए एक उचित एकल शब्द चुनिए, ठीक है, दूसरे के काम में दखल देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन जो संधि है साथियों उसका उदाहरण कौन सा शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वागीश। वागीश इसका सही आंसर होगा। किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधिनी अशुद्धि है? तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धि कौन से में है? तो 41 का जो सही आंसर होगा पंडितायिता बहुलायिता, इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक। उत्तमवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, ठीक है। उत्तम अपने लिए, मध्यम दूसरे के लिए जो सामने वाला, और अन्य और किसी के लिए, ठीक है, 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 43, किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? तो कौन सा जो विलोम है कौन सा संगत नहीं है? तो आज्ञा, आचार अनाचार, अछन्ना निराछन्न, आलसी उद्यमी। तो इसका जो सही आंसर होगा 43 का वो होगा साथियों आज्ञा अनुज्ञा, ये इसका युग्म संगत नहीं है। किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं हैं? तो अभी उपसर्ग से कौन से शब्द निर्मित नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आधिकारिक, आध्यात्मिक। ये तो सिंपल दिख रहा है, आधिकारिक और आध्यात्मिक, ये आधि से शुरू हो रहा है। किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नगर, ठीक है, नगर। ये तीनों रामायण, आगरा और ताजमहल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नगर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये हो गए हिंदी, ठीक है साथियों। अब हम देख लेते हैं एक बार इंग्लिश। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश sleep after reading at least 20 पेज एवरी नाइट when he lived in hostel। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 46 का वो होगा वुड, ठीक है, यहाँ क्या आएगा वुड, ही वुड स्लीप आफ्टर रीडिंग। प्रश्न नंबर 47, ही हैज़ बीन लिविंग डैश कलकत्ता लास्ट 3 ईयर, ठीक है,
प्रश्न नंबर 47 का जो आंसर होगा वो होगा इन। ही हैज़ बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर लास्ट 3 years। प्रश्न नंबर 48, आई मीट मिस्टर शाह एट यूएसए एट डैश यूएसए एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 48 का जो आंसर होगा वो होगा द। यहाँ आएगा द आर्टिकल। आई मेट मिस्टर शाह एट द यूएसए एयरपोर्ट। यू आर डैश अमोंग क्रिमिनल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा पर्सन नंबर एक मिनट पर्सन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा मीनिस्ट इसका सही आंसर होगा। ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। ठीक है, तो कौन सी बीमारी जो बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती है उसको क्या बोला जाता है। पर्सन नंबर जो 50 है इसको बोला जाएगा एपिडेमिक। जैसे अभी कोरोना हुआ था वो कैसी बीमारी थी, वो एपिडेमिक डिजीज़ थी। पर्सन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सी इज ए लाइकली टू कम टूडे। तो इसका क्या होगा। पर्सन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा एडवर्ब। लाइकली कैसा शब्द है, एडवर्ब। द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का जो एंटोनिम है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका पर्सन नंबर 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा अनलेस। यू विल फेल अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड। सिनोनिम पूछ रखा फिल्थी का। जो फिल्थी का सिनोनिम होगा वो होगा साथियों प्रश्न नंबर 54 का डर्टी। ठीक है, क्या होगा, डर्टी। द आइडियम टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स क्या है। ठीक है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा साथियों टू हैव रिवेंज। टू हैव रिवेंज। पर्सन नंबर 56 मिस एंथोरॉफ इज़। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों पर्सन नंबर 56 का वो होगा वन हु हेटेड मैनकाइंड। वन हु हेट्स मैनकाइंड। पर्सन नंबर 58 चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा, एक बार मैं लिख देता, वो होगा ही ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। पर्सन नंबर 59 ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स। इसका जो सही आंसर होगा 59 का वो होगा साथियों लव्स। और जो लास्ट इंग्लिश का जो क्वेश्चन है लुक हियर द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। तो इसका जो सही आंसर होगा जहाँ जो आएगा वो आएगा कम्स। लुक्स हियर कम्स द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। अभी हमने 2 सेक्शन उसके कर लिए हैं, अब तीसरे सेक्शन पे चलते हैं। ये जो जर्नल पार्ट है वो देख लेते हैं। यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम है देन टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा पर्सन नंबर 61 का वो होगा 4√mn। 4√mn। दो संख्या ए व बी का औसत 20 है, बी और सी का संख्या का औसत 19 है, सी और ए का संख्या को जो औसत है वो 21 है। तो ए का मान कितना होगा, है ना। ए का जो मान होगा वो होगा 22। आपको वीडियो रोक कर पॉज करना है, फिर आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ सोल्व नहीं करा सकता, टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि किसी कूट भाषा में ए सी ई को 1925 तथा बी आई जी को 48 149 लिखा जाता है, तो डोकूसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा पर्सन नंबर जो 63 है वो होगा 162 25 49। निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो अगला पद क्या होगा 5 10 26 50 122। जो अगला पद आएगा तो वो आएगा साथियों 170। कितना आएगा 170।
असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत कौन सा है? तो असंगत को हम ज्ञात करना है। इसमें मेजर, कर्नल, एडमिरल और ब्रिगेडियर। तो एडमिरल इसका सही आंसर होगा 65 का 3। यदि ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, ई डी से भारी है परंतु बी से हल्का है, तो इनमें से सबसे भारी कौन है? ठीक है, इनमें जो सबसे भारी है प्रश्न नंबर 66 का वो होगा ए। सबसे भारी कौन है? ए। एक निश्चित कूट भाषा में पेजिस को RDIHU और राइट को YUKWG लिखा जाता है, तो अदर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अदर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा QWHTZ। जेड नहीं, जे। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। G4T, Z94, Z9R, M20P, P43N 43। तो जो अगली श्रेणी आएगी प्रश्न नंबर 68 का वो होगा, प्रश्न नंबर जो 68 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा S90L। ए बी का पुत्र है, बी की बहन सी के एक पुत्र डी तथा एक पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, तो ए डी से क्या संबंध है? जो ए डी से वो क्या संबंध है? प्रश्न नंबर हम जो 69 है वो कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों कज़न। क्या होगा? कज़न। यदि 15 पुस्तक के क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो जो हानि प्रतिशत आएगा वो आएगा साथियों 25%, इसमें लॉस हुआ है। ब्रेक्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाने में कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? तो कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 71 का वो होगा 2। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा वो होगा साथियों 2। कितने? 2। एक राशि 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, वही राशि 27 गुना कितने वर्षों में, जबकि दर क्या रहेगी? समान रहेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा कि दर क्या रहेगी? दर समान रहेगी। तो इसका जो 72 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 वर्षों में। ठीक है, 21 वर्षों में। यदि P प्लस को Q माइनस को R भाग को तथा S मल्टीप्लाई को इंगित करता है तो 18S 36R 12Q 6P 7 का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 73 का, इसका जो सही आंसर होगा 73 का वो होगा 3 55। नेक्स्ट, यदि ए पूर्व दिशा की ओर तब वह घड़ी सुई की दिशा में 100 डिग्री घूम जाता है तथा पुनः वह 145 पर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाता है, तो अब ए किस दिशा की ओर है? ठीक है, अब ए किस दिशा की ओर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर दिशा। यदि y का x% का मान 100 है तथा z का y% का मान 200 है, तो x और तथा z में क्या संबंध होगा? x और z में क्या संबंध होगा? z बराबर 2x। यदि रूट 0.05 इंटू 0.5 इंटू a इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 इंटू रूट बी हो तो a डिवाइडेड b का मान क्या होगा? ठीक है, प्रश्न नंबर जो 76 का है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2.5। 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग है। ये हर बार जो भी स्टेट होता है उसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुभुज का, तो आपको ये क्वेश्चन याद करके जाने हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद करके जाने हैं, रट के जाने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 पाई। एक आदमी 80 किलोमीटर दूरी को 7 घंटे में तय करता है। वह आंशिक दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर तथा 16 किलोमीटर घंटे की दर से आंशिक दूरी साइकिल से तय करता है। तो वह पैदल कितनी दूरी चलता है? ठीक है,
एक बार देख लेते हैं। एक आदमी 80 किलोमीटर दूरी को, ठीक है, 7 घंटे में तय करता है। वह आंशिक दूरी को 8 किलोमीटर घंटे की और साइकिल से चलता है वो 16 किलोमीटर घंटे की प्रति रफ्तार से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 33 किलोमीटर। पैदल कितना चलेगा? 33 किलोमीटर, ठीक है। 80 में से 33 चलेगा पैदल। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ऊंचाई का अनुपात है। तो समबाहु जिसकी भुजाएं सभी समान हों, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई और भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 2:3। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों से निर्मित चतुर्भुज होता है, ठीक है, निर्मित चतुर्भुज होता है, तो वो होता है चक्रीय चतुर्भुज। आयरिश सैनिक जिसने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में सियों का राज्य स्थापित किया, वो थे, ठीक है, वो कौन थे साथियों? वो थे जिसकी जॉर्ज थॉमस। भिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल है। ये कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है ये स्थल? तो जो भिराना है साथियों, वो हमें देखने को मिलता है हिसार में। कहाँ? हिसार में। एशियाई खेल 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस जिले से है? जो पलक गुलिया है, ठीक है, जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, वो हरियाणा के साथियों झज्जर से संबंधित है। हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन संविधान सभा का सदस्य भी था? ठीक है, कौन संविधान सभा का सदस्य भी रहा है? तो वो थे जे सुखलाल हाथी। इसके कार्यकाल में जो इमरजेंसी भी लगी थी। हरियाणा का वह जिला जहां एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, जहाँ एक नेशनल पार्क भी स्थित है। तो 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा गुरुग्राम। यहाँ सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं। इसको सलीम अली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो कृषि औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? वो है साथियों समाल खां। कौन सा? समाल खां। करहो चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, करहो चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 1400 मीटर से अधिक। अब इसमें क्या होता है साथियों, इसमें ये हमें देखने को मिलता है कि जो करहो की जो ऊंचाई है, कई जगह 1467 मीटर दे रखी है, कई जगह 1514 मीटर दे रखी है, लेकिन जो अभी इसमें माना गया था वो 1467 माना गया है। ठीक है, 1514 एसएससी में माना गया है, एचटेट ने हमेशा 1467 इसे माना है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो चिश्ती जो सिलसिला है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो थे बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीदुद्दीन। हरियाणा में कितने उपखंड है? ठीक है, हरियाणा में कितने उपखंड हैं? तो इसका होगा 74। शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंचकुला। ठीक है, शिवालिक का जो आंसर, सॉरी पंचकुला नहीं है, इसका जो शिवालिक पंचकुला में है, बट इसका जो सही आंसर है मुख्यालय का जो एजेंसी का हेडक्वार्टर है वो अंबाला में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? अंबाला में। अब हम मैथ के एक बार देख लेते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया जाता है तो त्रिभुज ABC की एक भुजा की लंबाई है, तो एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो है 10√3 सेंटीमीटर। अभिगिरित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है? अभिगिरित के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा उचित है? तो इसका सही आंसर होगा अभिगिरित गणित के ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 93 में किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब इस बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का जो आयतन होगा वो होगा साथियों 1232 सेंटीमीटर क्यूब। गणित पढ़ाते हुए एक अध्यापक
इस कथन पर पहुंचती है ए का निहितार्थ बी है, तो इसका अर्थ है, ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए होने के लिए बी की आवश्यक प्रतिबंध है। प्रश्न नंबर 95 का जो सही आंसर होगा, आप एक बार देख लो, पढ़ने में फिर टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा एक्स बराबर डब्लू, एक्स और डब्लू बराबर हैं। यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 से कम हों तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? ठीक है, सभी कोण के किससे कम होने चाहिए? 180 से, तो उसको बोलेंगे उत्तल चतुर्भुज। इसका सही आंसर होगा उत्तल चतुर्भुज। 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान होगा साथियों 16, x का मान होगा 16। एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक कहता है दो पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक सर्वभाजक वह संख्या है जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करती है, तो वह एक है। ठीक है, तो वह एक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परिभाषा। वह एक परिभाषा है। प्रेक्षणों की संख्या दे रखी है, परिसर, बहुलक और मध्य का माध्य ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, परिसर, बहुलक और साथियों मध्यिका के मध्य को ज्ञात करवा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 48। ए बी का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 10 हैं। ठीक है, ठीक है, ए बी का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 10 हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा साथियों 2/35, 2/35। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर है 2x² माइनस एक्स माइनस 9, तो x माइनस ए का एचसीएफ, तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान होगा साथियों वो होगा 3। इसका जो सही आंसर होगा 102 का वो होगा 1814। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहित करना। यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के परिमेयों पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में किस विधि द्वारा शिक्षक को अपनाना चाहिए? कौन सी विधि अपनानी चाहिए शिक्षक को? तो वो है बहुसंवेदी मॉडल, बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से विभिन्न ज्योमेत्रियों परिमेयों को समझना और उनके अनुप्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता करना। 2x का जो इसका 105 का जो सही आंसर होगा वो होगा 0। 106 का सही आंसर होगा 106 का सही आंसर होगा 1। प्रश्न नंबर 107 गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का बसाने का तरीका है। ये परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, तो ये परिभाषा जो दी थी वो थी जॉन लॉक ने। 108 का जो सही आंसर होगा 108 का होगा 35। 109 का जो सही आंसर होगा 109 का जो सही आंसर होगा वो होगा 140। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है? प्रश्न नंबर 110, तो इसका जो सही आंसर होगा किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है नहीं, उस प्रमेय को सिद्ध करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 111 एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इसका होगा 12 सेंटीमीटर। एक शिक्षक एक वृत्ताकार कागज को पतले पतले तिरछा खंडों में काटता है और उन्हें आयत बनाने के लिए संरेखित करता है। यह एक गतिविधि है जो व्युत्पन्न करने के तरीके को दर्शाती है। तो ये कौन सी साथियों कौन सी विधि है? तो इसका जो आंसर होगा 112 का वो होगा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। 10 गुणनखंडों का माध्य क्या होगा? 10 गुणनखंडों का माध्य साथियों होगा
4.5। इसका जो सही आंसर होगा, शिक्षिका छात्रों को कागज़ पर पैमाने को और पेंसिल की सहायता से कुछ चतुर्भुज बनाने को कहती है। फिर वे उन्हें चांदे प्रोटेक्टर की से चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कर प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों को योग करने को कहती है। छात्र ये पाते हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग लगभग 360 या पूरा 360 है। ये उदाहरण किस शिक्षण विधि को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, इसका होगा आगनात्मक विधि। आगनात्मक का उल्टा होता है निगनात्मक। 115 का जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों 24। निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता? जो गणित प्रयोगशाला है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता? छात्रों को गणित की परीक्षा तैयार करने के लिए एक सुनिश्चित स्थान करवाना, कि भाई हम छात्रों को जो परीक्षा की तैयारी है उसको लिए एक स्थान सुनिश्चित करना, ये इसका सही नहीं है। 117 का जो सही आंसर होगा, 117 का होगा 115। 118 भुजाओं 24, 25 और 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तब उस आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ए कोण 50 डिग्री और 3 और D-2DAC बराबर है। तो इसका जो 119 का जो सही आंसर होगा वो होगा 140 डिग्री। AB की आय 3:2 का अनुपात में है, उनका व्यय 5:3 का अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 25 रुपये बचाता है तो B का व्यय ज्ञात करें। ठीक है, AB की आय 3:2 अनुपात में और उनका व्यय 5:3 में है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों 120 का जो होगा 7500। तो बी का जो खर्च होगा वो 7500 होगा। बी का खर्च जब 7500 है तो इसका 1,12,500 होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो लास्ट हमारा है, शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकते हैं। तो शिक्षण कैसे एकीकृत कर सकते हैं? सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी ज्ञान, संस्कृति, प्रथाओं और दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से खोजने और एकीकृत करने में। कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना। ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है? तो ईवीएस में जो मापन है उससे क्या तात्पर्य है? तो उसका जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं और समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। कॉलम ए और कॉलम बी पर विचार करें। कॉलम बी कौन सी परिभाषा कॉलम ए में खनिज तेल से मेल खाती है? खनिज तेल से कौन सी परिभाषा मेल खाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। एक पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 और 3। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है। NEP 2020 के संदर्भ में ईवीएस शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा की क्या भूमिका है? ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसकी क्या भूमिका है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और यह ईवीएस शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। किसी स्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन सा कारक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित कौन सा कारक करता है? तो इसका सही आंसर होगा स्रोत के कारण होने वाले पर्यावरण क्षति। बादल निर्माण, वर्षा, खारा पानी से ताज़ा पानी के निर्माण जैसी
प्राकृतिक क्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई? ठीक है, कौन सी अवधारणा पेश की गई? तो होगा समाधानों को संतृप्त और अति संतृप्त, समाधानों को संतृप्त और अति संतृप्त। NEP 2020 EVS शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है? तो EVS जो शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ये पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों को समझ को मापने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे की मेज़ों के लिए परिणाम क्या होगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा साथियों, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लकड़ी और लोहे की दोनों की मेज़ें चुंबक द्वारा प्रत्याकर्षित होंगी। पर्यावरण शिक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया सहानुभूति क्या भूमिका निभाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा पर्यावरणीय मुद्दों व सभी हित धारकों दृष्टिकोणों को समझने के लिए सहानुभूति। अच्छा, मैंने एक बार ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोबारा से। 130, यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं लकड़ी और लोहे की मेज़ों के लिए क्या परिणाम होंगे? लकड़ी और लोहे की जो मेज़ें हैं वो अलग अलग समूह में रखी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि लकड़ी थोड़ी आकर्षित होगी। तो सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों की मुख्य श्रेणियां क्या हैं? तो सीवरेज में जो मुख्य श्रेणियां हैं वो हैं साथियों ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक व अकार्बनिक अशुद्धियाँ। 132 का ऑप्शन 2। विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरण चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए शिक्षक EVS शिक्षण को कैसे अपना सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 133 का वो होगा साथियों पर्यावरण शिक्षा के लिए सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण का उपयोग करके। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से सही ढंग से मेल नहीं खाता जो इसे रोकने या कम करने में मदद कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन सी सकरवी। ठीक है, विटामिन सी सकरवी। ना, विटामिन सी तो सही है, विटामिन सी तो सकरवी से होता है, डी रेक्ट से होता है। के 6 रोग, ठीक है, के टीबी नहीं, विटामिन के से तो खून का थक्का जमने में समस्या आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों विटामिन के 6 रोग। ठीक है, 6 रोग विटामिन की कमी से नहीं होता। वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है? तो ये होगा, इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। 135। अब 136 देख लेते हैं। EVS रोल प्ले गतिविधि में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों को विभिन्न भूमिका तलाश करना और अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता को विकसित करना या अनुमति देना। सद्भाव और समझ बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं को सराहना करने की अवधारणा को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 137 का आंसर होगा विभिन्न व्यंजकों की खोज और साझा करने के लिए दूसरे भोजनों के विकल्पों का सम्मान करना। पौधों, जानवर और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियां सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 138 का जो सही आंसर होगा वो होगा जैव विविधता। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लिंडरमैन द्वारा किस वर्ष में दिया गया? ठीक है, किस वर्ष में ऊर्जा स्थानांतरण का जो 10% का नियम है वो लिंडरमैन द्वारा दिया गया था? किस वर्ष दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 1942 में ये नियम दिया गया। स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय वर्णित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है? ठीक है, जो प्राथमिक संवेदी अनुभव है वो कौन से हैं? ठीक है, वो है विभिन्न पक्षियों और प्राणियों की आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। EVS में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? जो प्रमुख सिद्धांत है वो है साथियों समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता।
आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यूएस में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुभवात्मक शिक्षा व चर्चाएं। पत्तियों की विशेषता को पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रियां सबसे अधिक प्रशंसनीय है? तो सब जो पत्तों की पहचान की विशेषता की पहचान करेंगी उसमें जो सबसे अधिक भूमिका निभाएगी वो हमारी साइट यानी कि दृष्टि। असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित बच्चों की तुलना कुपोषण, बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय किस मुद्दे पर चर्चा होने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो गए साथियों सामाजिक आर्थिक कारक। ठीक, सामाजिक आर्थिक कारक। विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को साथियों मनाया जाता है विश्व वन दिवस। ठीक है, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है भोपाल, 3 दिसंबर को, विश्व पर्यावरण 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोतों के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? ठीक है, तो 146 का जो सही आंसर होगा वो होगा कुआं। पानी की अनोखी विशेषता क्या है? पानी की जो अनोखी विशेषता है, जब जल के विभिन्न रूप हैं, बर्फ़ में, गैस में, सब भाप में, सब में ये मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती? तो इसमें कागज़, माचिस तीलियाँ, प्लाईवुड ये सभी लकड़ी से प्राप्त होती है। जो थर्माकोल है ये हमें वहाँ से नहीं मिलती। ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों को क्या महत्व है? ठीक है, वे छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरण अवधारणाओं को गहरी समझ प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता, पौधे से आधारित उत्पाद माना जाता है? तो वो होगा सोयाबीन। दूध, अनीर, पंडा ये हमें पशुओं से मिलते हैं। ये आज का साथियों 2023 का जो पीआरटी का पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसका सॉल्यूशन करा दिया है। आगे हम 2022 फिर 21 इस तरीके से कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में।